हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग ज्योमेट्री का सीरीज़ पे बात कर रहे थे और ट्राइंगल्स पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उसका सीट डिस्कशन भी हमने कर लिया है। ट्राइंगल्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले हमने बेसिक ट्राइंगल देखा था, उसके बाद फिर हमने बात किया था सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, और फिर सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स करके उसको ख़त्म कर दिया था, है ना। तो जिसको भी किसी भी सेक्शन में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा आज हम सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 दिन बेसिकली हम सर्कल की क्लास करेंगे, सिर्फ बेसिक सर्कल के कॉन्सेप्ट देखेंगे आज और कल। कल की क्लास में मैं आपको फिर से लगभग 300 क्वेश्चन का एक सीट प्रोवाइड करूंगा सर्कल का, और फिर लगातार हम एक हफ्ते तक उस सर्कल की सीट को डिस्कस कर रहेंगे। सर्किल का सीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि सर्किल की सीट में सर्किल और ट्राइंगल दोनों आपस में मिक्स आने वाला है। क्योंकि ट्राइंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्किल हम अभी पढ़ लेंगे। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्री में जनरेट होते हैं वो ट्राइंगल और सर्किल को मिक्स करके ही होते हैं। सर्किल के सेपरेट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं, पर ट्राइंगल और सर्किल को अगर हम मिक्स कर देंगे तो एक अच्छे क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होते हैं। इस वजह से ट्राइंगल की सीट थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, पर कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है तो हम आराम से डेली 25-30 क्वेश्चन करके उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही आज समझेंगे हम आज की क्लास में सर्किल के बारे में। सबसे पहले सर्किल का एरिया देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर मैं किसी सर्किल की बात करूं, अगर हम किसी सर्किल की बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं हमें देखने के लिए। लाइक सर्किल का सबसे पहले रेडियस होगा कुछ, ठीक है। रेडियस का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या को ही डबल करने पर हम बना देते हैं व्यास। यानी आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा व्यास, यानी कि डायमीटर। पूरी परिधि को कहते हैं पेरीमीटर, जो कि होता है 2 पाई आर, और इसका एरिया हम लोग जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। कोई सर्किल है जिसका रेडियस होगा आर, पेरीमीटर होगा 2 पाई आर और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें कभी कभी फंसा देती हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि किसी सर्किल की बात करेंगे हम, उसके बाद हाफ सर्किल की बात करेंगे हम, फिर हम करेंगे किसी सर्किल के 1/4 पार्ट की बात, ठीक है। और इन तीनों के बारे में हम देखेंगे इनका एरिया और पैरामीटर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको देखोगे तो रेडियस है आर, तो एरिया तुरंत ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर ना होके आप ऐसे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360। थीटा का वैल्यू क्या है? तो ये पूरा सर्किल, और पूरा सर्किल होता कितना है? 360 का। तो हम फिर से इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 360, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ निकल के आ जाएगा वैल्यू पाई आर स्क्वायर। तो ये है सर्किल का एरिया, जो कि हम डायरेक्टली देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम अर्धवृत्त यानी कि हाफ सर्किल की बात करें तो यहाँ पे रेडियस होगा और ये रेडियस होगा। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो आप फिर से लिखोगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360। क्लियर है? अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे कि कितना पार्ट कवर कर रहा है, यानी कि 180 डिग्री कवर कर रहा है, सिर्फ हाफ सर्किल कवर कर रहा है। देन हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय
60। कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये बनाएगा एरिया हाफ सर्किल का। क्लियर है? सेम इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह हम 90 डिग्री यानी कि क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 360, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्लियर है ये बात, है ना? ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हमसे एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ पे। कोई सर्किल है, उसका सेंटर है और कुछ इस तरह की आकृति बना देगा। अब आपसे कहेगा इसका एरिया बताओ। तो अब हमें क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ हमें चाहिए क्या, थीटा का वैल्यू ही तो चाहिए। अगर थीटा का वैल्यू कुछ दिया गया है तो तुरंत आप निकाल दोगे, बोलोगे कि एरिया इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम अगर कोई वृत्तखंड इस तरह से दे रखा है, और पूछा जाता है ये एंगल 30 दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बताओ इसका एरिया कितना। तो हम तुरंत निकालेंगे कि एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360। सॉल्व करो इस वैल्यू को और देख लो इसका एरिया क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से एरिया अब क्लियर हो गया होगा। हमें मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360 करके सर्किल के किसी भी पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं, कैसा भी वो पार्ट हो सर्किल के पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं। सेम अब बात करते हैं पेरीमीटर की, इसी तरह से बिल्कुल सेम। पेरीमीटर पे बात करने के लिए सबसे पहले हम सर्किल को देखेंगे, फिर एक हाफ सर्किल को देख रहे होंगे, फिर एक चतुर्थांश को देखेंगे। इन तीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सेंटर, रेडियस आर, ये है सेंटर, रेडियस आर, और ये है सेंटर और रेडियस है आर। पेरीमीटर के बारे में हम जानते हैं, परिधि के बारे में, ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सीधा सीधा नहीं होता है, फिर इसमें सेम क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय थीटा और डिवाइड बाय 360, कुछ इस तरह करके ये भी स्टार्ट होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 360 पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, एरिया में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ही हम हाफ सर्किल के पास जाएंगे, अर्धवृत्त के पास जाएंगे, पेरीमीटर देखेंगे, तो आप लिखोगे 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360, ये सिर्फ अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके और यहाँ तक का मान है। इस पूरे सर्किल को उसने काउंट किया है कि कितना लंबा सर्किल है, ठीक है? इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड बाय 360 करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है ये जो मान निकाल रहा है ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और सिर्फ यहाँ तक का मान निकाल रहा है। लेकिन पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में तो हमें ये नीचे वाली लाइन भी पूरी काउंट करनी होती है, ये जो दो रेडियस बन रही हैं ये भी काउंट करनी होती है। इस वजह से सर्किल को छोड़कर, पूरे वृत्त को छोड़कर और कोई भी आकृति अगर आपके सामने बन रही है तो आप उसमें एडिशनल ऐड करते हो। जैसे कि इसकी बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 360 प्लस 2 आर। 2 आर का मतलब क्या है, एक बार आर आपने ये वाला काउंट किया और एक बार आर आपने ये वाला काउंट किया है। याद रखिए, पूरे वृत्त को छोड़कर पेरीमीटर और कहीं पर भी अगर बन रहा है तो वहाँ पे हम एडिशनल 2 आर लगाते हैं, क्योंकि वो दो भुजाएं जो आर और आर निकल के आती है वो हमें काउंट करना होगा पेरीमीटर के अंदर। सॉल्व करेंगे तो ये लिखेगा पाई आर प्लस 2 आर।
आर आप कॉमन ले सकते हो, 2 + पाई भी आप लगा सकते हो उसके बाद में। सेम इसके बारे में अगर देखेंगे तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 360 प्लस 2 आर। 90 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई आर/2 प्लस 2 आर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इसी तरह से अगर कोई और आकृति यहाँ पे दी गई है कुछ इस तरह की, और आपसे कह रहा है इसका पेरीमीटर बता दो कितना है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो आप बोलोगे सबसे पहले 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360 और प्लस 2 आर। 0 0 कैंसिल होगा, p का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर, 3 से कैंसिल होगा, 12 टाइम्स 1/6 प्लस 2 आर, देन पाई आर/6 प्लस 2 आर। और सॉल्व करके लिखना चाहो तो और सॉल्व करके आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर देख लिया और एरिया देख लिया। एरिया आपने देखा, मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360 करके आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो। सेम पेरीमीटर में भी मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस डिवाइड बाय 360 करने के बाद प्लस 2 आर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। 2 आर क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 2 रेडियस जो दे रखे हैं, जो दिखते हैं हमें, उनको भी हमें काउंट करना होगा पेरीमीटर के अंदर। होप ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा पेरीमीटर और एरिया के बारे में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं सर्किल के अंदर खींची जाने वाली 3 तरह की रेखाओं की। तीनों के बारे में पहले एक एक करके बात करते हैं, फिर किसी एक को स्पेसिफिक उठा के बात करेंगे। देखो, ये अगर कोई एक सर्किल है तो यहाँ पे 3 तरह की रेखाएं खींची जा सकती हैं। सबसे पहले सर्किल की परिधि, पेरीमीटर को किसी भी 2 पॉइंट पे अगर हम मिला देते हैं तो इस तरह की रेखा को हम कहते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। इसको कहते हैं जीवा। सर्किल के अंदर रखी हुई कोई भी रेखा जो कि सर्किल के 2 बिंदुओं तक ही सीमित हो परिधि पर, उसको हम कहते हैं जीवा। इसके अलावा अगर कोई रेखा सर्किल को स्पर्श कर कर जा रही हो किसी बिंदु पर, तो स्पर्श कर रही है तो कॉमन सी बात है कौन सी रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। और एक लास्ट होती है यहाँ पे जो सर्किल को पूरी तरह काटती हुई आगे बढ़ जाती है किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर। मान लेते हैं x और y पर काटती हुई आगे बढ़ रही है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में कहेंगे हम इसको सीकेंट। क्लियर है। तो आज हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, कॉर्ड ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जनरेट होंगे वो कॉर्ड से होंगे। स्पर्श रेखा, उसके बाद टेंजेंट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कम क्वेश्चन जनरेट होंगे। और सीकेंट यानी कि छेदक रेखा से तो क्वेश्चन जनरेट होते ही नहीं है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्ड, और उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्ड के बारे में। देखिए, कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी एक लाइन जो कि वृत्त के अंदर रखी हुई हो। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी बन जाता है, वृत्त में रखी हुई सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड या सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा का मतलब है केंद्र से होकर जाती हुई जीवा, क्योंकि जब सेंटर से होकर जाएगी तभी तो वो सबसे लंबी होगी। सॉरी। तो आप कह सकते हो कि वृत्त के अंदर रखी हुई सबसे बड़ी जीवा, सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास बनाती है, यानी कि अगर वो केंद्र से होकर जाएगी तब हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक चीज़, ये कभी कभी आपसे पूछता है। इसके अलावा
एक और बेसिक बात देखते हैं। अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं रखी होती हैं जो कि आपस में समान लंबाई की हैं, आपको गिवन है ए बी इक्वल टू है सी डी। बहुत सारी बातें यहाँ पे बनती हैं, एक एक करके उन सबको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर आपको उसने कह दिया ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, तो देखो क्या क्या हो सकता है। इस केंद्र के द्वारा, ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और सी डी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा। तो अगर गिवन है ए बी बराबर सी डी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। इसी तरह से दूसरा, अगर ए बी बराबर सी डी है, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन निकल के आते हैं, एक एक करके इसीलिए सबको डिस्कस कर रहे हैं। अगर ए बी बराबर सी डी है तो केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर गिरेगा। इसको बिंदु x मानते हैं, इसको y मानते हैं और केंद्र को O मानते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे OX का लंबाई जो है वो बराबर होगा OY की लंबाई के। ठीक है ना। अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो सबसे पहले तो केंद्र पर बनने वाले दोनों कोण बराबर होंगे और उसके बाद OX और OY जो कि परपेंडिकुलर हैं वो आपस में बराबर होंगे। तीसरी बात, अगर कोई वृत्त जीवा पर केंद्र से परपेंडिकुलर गिराता है तो इसका मतलब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप कह सकते हो ए एक्स बराबर होगा बी एक्स बराबर होगा सी वाई बराबर होगा डी वाई के। मतलब ये चारों जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि पूरी जीवा बराबर है तो इनके आधे आधे भाग भी आपस में पूरी तरह से बराबर होंगे। क्लियर होगा ये बात। हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी। अगर ए बी बराबर है सी डी के तो सबसे पहले तो एंगल बराबर होगा, परपेंडिकुलर बराबर होगा और उसके बाद इसके द्वारा बांटे गए पूरी जीवा को दो दो भागों में भाग वो भी आपस में बराबर होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। इसी तरह से अगर वृत्त के अंदर कोई दो जीवाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी, भले ही वो बराबर हो या ना हो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केंद्र के साथ जब भी आप उन्हें मिलाओगे, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, जब भी आप केंद्र से उनको मिला दोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगी और दो बराबर भागों में अपने आप को विभाजित कर देंगी। ठीक है, जो कि हम ऊपर देख के आ रहे हैं अभी, पर ये बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अगला एक और बात समझते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई दो जीवाएं रखी हुई हैं और इन दो जीवाओं को, इसको ऐसे समझते हैं, रुक जाइए एक मिनट। अगर किसी सर्कल के अंदर दो जीवाएं रखी हुई हैं और दोनों जीवाएं आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है आप इस तरह इसको दिखा सकते हो, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं और ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी कि दोनों पैरेलल हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देन अब आप कहोगे कि अगर ए बी
और सी डी को आपस में मिला दिया जाता है। ए बी और सी डी को आपस में मिला दिया जाता है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। और इसके बाद सिमिलैरिटी लग रही होगी, इसको अगर मैं ओ मान लेता हूँ तो आप कहोगे ट्राइंगल सी ओ डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए ओ बी के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और इसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये पूरा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और फिर हम इसकी भुजाओं को अनुपात में वो सब करके आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए। अगर दोनों भुजाएं पैरेलल हैं जैसे कि अभी दिखाया गया है, और अगर दो भुजाएं अनपैरेलल हैं, तो छोटा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। मैं वो डिफरेंस समझाने के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो, दोनों मैं कॉन्सेप्ट एक साथ अगल बगल बनाता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। कोई दो भुजाएं अभी पैरेलल थी और अब कोई दो भुजाएं अनपैरेलल हैं जो कि आपस में पैरेलल नहीं हैं, ए बी और सी डी। ठीक है? अगर इसमें भी हम एस बी सी और ए डी को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो फिर से आप कहोगे यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आपस में बराबर होगा, इसके बाद एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर होगा, और एंगल ए और एंगल सी भी आपस में बराबर होगा। और फिर से आप लिखोगे ट्राइंगल सी ओ डी पैरेलल होगा ट्राइंगल ए ओ बी के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं और दोनों सिमिलैरिटी को प्रूव करते हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बहुत छोटा और कॉमन अंतर है यहाँ पे। अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो ये जो ओ है वो त्रिभुज का केंद्र को दिखा रहा होगा, और अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल नहीं हैं तो फिर ये ओ कहीं पर भी नॉर्मली हो सकता है। ठीक है? ये एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसके साथ में एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी सर्कल में कोई जीवा रखी हुई है, दैट इज ए बी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। केंद्र है ओ, केंद्र के साथ कोई कोण बनाते हैं, मान लेते हैं कोण हो जाता है वो 2 थीटा। तो ऊपर मेजर आर्क पर जो कोण बनेगा ये बनेगा थीटा, और माइनर आर्क पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है? ऐसे समझो कि कोई सर्किल है जिसपे एक कॉर्ड रखी हुई है। अब एक जीवा 3 तरह के कोण बना सकती है। 3 तरह के कोण में पहला कोण होगा वो केंद्र के साथ बना सकती है, दूसरा कोण होगा वो मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ वृत्तखंड पर बना सकती है, और तीसरा कोण जो बनाएगी वो लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर एक्सिस में बना सकती है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो बीच का रिलेशन होता है वो होता है थीटा और 180 माइनस थीटा। मेजर एक्सिस और सेंटर के साथ का जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा और 2 थीटा, जो कि हमने सरकम सेंटर में प्रॉपर्टी में भी देखा होगा कि ऊपर वाला जो एंगल है वो नीचे वाले एंगल का आधा होता है, यानी कि अगर 2 थीटा है तो ऊपर होगा जस्ट थीटा। क्लियर है ये बात? इसको पॉइंट एक्स मान लेते हैं और इसको पॉइंट वाई मान लेते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे आएगा? क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा, कुछ इस तरह से। देखो, आपसे कहेगा कोई एक जीवा है ए बी जो कि दीर्घ वृत्तखंड के साथ कोण बना रही है 30 डिग्री का, तो केंद्र के साथ और लघु वृत्तखंड के साथ कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप तुरंत कहोगे ऊपर 30 का बना रही है तो यहाँ पे 60 का बनाएगी, और नीचे बनाएगी 180 माइनस 30 का, यानी कि 150 का। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, है ना? इससे ही एक और प्रॉपर्टी समझ में आती है कि किसी भी वृत्त के अंदर यदि एक चतुर्भुज बना होता है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है।
जिसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के, चक्रीय चतुर्भुज में जो कोण होते हैं उनके आमने सामने का योग 180 होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 ही निकल के आ रहा होगा। होप ये बातें क्लियर होंगी। आज हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की हैं। एक छोटी सी बात और बची है, उसको भी लेके ख़त्म करते हैं। देखो, कोई सर्कल है और एक और सर्कल बनाते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। ये कोई जीवा है ए बी। ऊपर वो जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर एक्सिस, मेजर आर्क, और नीचे जो भाग है वो है माइनर आर्क यानी कि लघु वृत्तखंड। तो किसी भी जीवा के द्वारा मेजर आर्क पर बनाए गए सभी कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये जितने भी कोण यहाँ बनाएंगे ये सारे के सारे आपस में हमेशा बराबर होंगे। और इसी तरह किसी भी जीवा के द्वारा माइनर आर्क पर बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सारे के सारे कोण आपस में बराबर होंगे। और इससे ही एक और प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि हाफ सर्कल जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है, इसके अंदर बनाए गए सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि अब ये हाफ सर्कल की बात करें अगर हम, तो ये तो हमें जीवा का ही काम कर रहा है जो इस टाइम पे व्यास बना हुआ है, और व्यास पर बनाए गए सभी कोण बराबर होंगे, कितने भी बन जाए यहाँ पे कोण। लेकिन बस एक चीज़ है कि अगर वो अर्धवृत्त है और व्यास से पूरा कोण बना रहा है तो सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, आप ये कह सकते हो। होप अब ये बातें आपको क्लियर होंगी। कल हम कुछ और बातें आपसे कर रहे होंगे। अभी जीवा में एक दो बातें बची हुई हैं, उनको समझेंगे, और उसके बाद फिर कल स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पर भी थोड़ी बहुत बातें कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।